बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र कैसे मुमकिन होगा कि जब PIA जैसे इदारे की निजकारी के लिए हुकूमत ने पर तोड़ लिए। इससे पहले हमने देखा कि एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल अब वो ज़मीन बोस है, अब वो एंड हो गया उसका ऑलमोस्ट, उसको भी निचका। लेकिन जो मईशत के जो जानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि और कोई हल नहीं है। क्या ये जवाब ठीक है या कि इस जवाब के पीछे भी हमारी नाकामी और नाअहली छुपी हुई है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी पर कि वो क्यों कह रही हैं कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और मुझे भी शहद में कुछ मिला दिया गया था। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौकीदार नहीं होता, साइफ़र दफ्तर ख़ारजा में रखा गया था, अब वहाँ से कौन ले गया? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया बिशाम में, जो कि एक चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और ये कौन कर रहा है ये दहशतगर्दी, अभी भी हमारे मुल्क से जा क्यों नहीं रही? बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सैयद सज्जाद अली शाह, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत हैं। शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले बात कर लेते हैं साइफ़र पर। आज बड़े तवील अरसे बाद बानी PTI ने आखिर बोल दिया कि उस वक्त में वज़ीर आज़म था और मैं चौकीदार नहीं था, मैंने वो लेटर दफ्तर ख़ारजा में रखा था, वहाँ से कहाँ गया? पूछ लेते हैं सलीम सचवानी साहब। बानी ने बोल दिया कि दफ्तर ख़ारजा में रखा गया था लेटर, मैं कोई उस लेटर की चौकीदारी थोड़ी कर रहा था। एक रूल्स और कानून के तहत वो दफ्तरी ख़ारजा उमूर के मामलात हैं और वो वहीं गया लेटर। सर इस वक्त आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, आपने अपनी जो जगह है वहाँ पे अपने पेपर्स रखे और बाहर चले गए, पीछे फिर गायब हो जाता तो जिम्मेदार कौन होगा? आप हो गए गायब करने वाला और वो गायब करवाने वाला जिसके चेहरे पर उसने गायब किया। उनको छोड़ के आपको अगर पकड़ा जाए तो आपको कैसा लगे? नहीं, वो जो स्टाफ था छोड़ के, हाँ, जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप संभालोगे, उनको छोड़ के बल्कि आपको पकड़ा जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, ये तो नाइंसाफी है, मुझे बुरा लगेगा। नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? नाइंसाफी और बातें क्यों? और हर मामले के अंदर सिवा आपको नाइंसाफी की और बेहयाई और बेशर्मी की कुछ नजर नहीं आएगा। इनके तमाम मामला में तीनों अंसर मौजूद है, बेहयाई, बेशर्मी, हठधर्मी और गांधी बदमाशी, गुंडागर्दी, इसके सिवा इनके पास कुछ है ही नहीं। तो आप मतलब इसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि खान साहब ने वो दफ्तर ख़ारजा में रखा था और वहाँ का जो स्टाफ था, अमला था, उन्होंने गायब कर दिया? सब गायब कर दिया, खाली नहीं है। किसने करवाया उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, जिसने किया उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। दो मुनासिब और अगर कोई तीसरा अंसर भी मौजूद है तो उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। आगे बानी PTI ने कहा कि 9 मई की आड़ लेकर एक सियासी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, अगर आपने कैद रखना है तो मुझे कैद रखें, मेरे लोगों को छोड़ दें। क्या कहेंगे? सर इसमें कोई शक है क्या? आपके सामने है, आवाम ने 8 फेब को वोट दिया, रिजल्ट 9 फेब वाले जीत रहे। आवाम ने फॉर्म 45 पे वोट डाले और जीत रहे फॉर्म 47 वाले। आवाम के हुकूक के ऊपर डाके मारे जा रहे हैं, आवाम की जमीन बेच दी गई सऊदी अरब को 5000 एकड़। इधर हमारे किसानों के पास पानी नहीं है, हमारे किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए पानी नहीं है और उनको VIP तरीके से पानी दिया जाएगा। हमारा पानी का हक मार के डेमों की तामीर के ऊपर उन्होंने काम रोक दिया। अब आप बता कौन को तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं ले जा रहे तो वो क्या कर रहे हैं? आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगे पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर्स को हटा दें और दीगर जगह से बिजली लेंगे। 40 साल कौन को तेल की चक्की में पीसने के बाद उनको होश आया है और अभी की ये सारी बात है। इसमें प्रैक्टिकल होता है नहीं होता अलग बात। उस दौरान में जो पेट्रोलियम की मद में खरबों डॉलर कमीशन लिया गया और खरबों डॉलर का नुकसान किया गया पाकिस्तानी कौम को, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज पाकिस्तानी अवाम के पास तालीम नहीं है, आज पाकिस्तानी अवाम के पास रोजगार नहीं है, आज पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक गुरबत की लकीर से नीचे वक्त गुजार रही है। आज हमारे 3 करोड़ बच्चे तालीम के अच्छे महरूम, इन तमाम का जिम्मेदार कौन है? ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सुधारे, अपना कबला दुरुस्त करे, वरना ये पाकिस्तान तो कोई मसला नहीं, चलता रहेगा इसी तरह। ये भी आए, हम भी आए, आज है कल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है। इसको याद रखें, अपने ज़हन में रखें। तकब्बुर और हठधर्मी और जिद ये अल्लाह को पसंद नहीं है।
ये इसके ऊपर कायम लेके ये समझते हैं कि इनके जरिए मुल्क चला लेंगे, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी साहब को हटा के, कभी अकाउंट कमेटी से वज़ीर आज़म को हटवा के कंट्रोल करने की कोशिश की। मकसद चोर को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, जिसकी नीयत बदल अल्लाह उसमें बरकत डाल ही नहीं सकता है। ये समझ में आनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, ये बात कि अल्लाह बात में बरकत डाल ही नहीं सकता कि आप चोर को बिठा के कौम की खुशहाली करोगे, जिससे कौम को डुबो के बेड़ा गर्क किया कौम से, कौम की खुशहाली कर सकते हैं वो। ठीक है, आ गया साइफर पे आपका पॉइंट। शाह साहब, बानी पीटीआई ने पहले कहा साइफर गुम गया, तो वो दफ्तर खारजा से गुमा या कि बानी पीटीआई ने खुद गुमा दिया? साजिद, इस मामले में दरअसल एफआईए एक दफ़ा पहुंची थी इंक्वायरी के लिए। जब पहला बयान था तो बानी पीटीआई ने जब पहली दफ़ा एफआईए को ये बयान दिया था अपना साइफर के बारे में, तो पहले बयान में ही उन्होंने कहा था कि मेरे पास नहीं है, कहीं गुम गया। आज भी बानी पीटीआई उसी बात पे कायम है कि मेरे पास नहीं है, गुम गया। तो साइफर के कुछ रूल्स हैं, तरीक़ेकार होते हैं कि साइफर आता है, उसकी कितनी कॉपियां कराई जाती हैं और वो कॉपियां जो हैं वो किस किस को मिलती हैं, खारजा की क्या जिम्मेदारी होती है, ये तमाम चीज़ों के रूल्स हैं। इसमें हम बहस में अगर जाते हैं तो ये तब्दील हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने पहले दिन डिनाई किया तो वो आज भी डिनाई ही करेंगे और आइंदा भी डिनाई ही करेंगे। अच्छा। ये केस जो चल रहा है साइफर का, उसमें बयान की बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, नहीं समझता कि वो अपने बयान से हटेंगे। अच्छा, इसी पे कायम रहेंगे। चलें ज्वाइन कर लेते हैं। फोन कॉल पे मैं ज्वाइन किया है, आप सीईओ सेविंग होम के मारूफ बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान की सियासत से लेके पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ी गहरी नजर रहती है। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे अडवाणी साहब शो में। थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अडवाणी साहब, पहला आपसे मेरा सवाल ये है, अब दफ्तर खारजा से साइफर गुम हो गया ये कहना है बानी पीटीआई का, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वजीर आजम था, चौकीदार तो नहीं था। नहीं, जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी थी, क्योंकि इनके पास था, फिर कैसे गुम हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी थी। अभी ये केस कहाँ तक पहुंचता ही रहते हैं, क्योंकि हर वक्त एक नया टर्न आता रहता है। खान साहब तो जब डील होता है जो भी बोल देते हैं और उसके कुछ हाथ पांव नहीं होते, लेकिन ये केस तो चलेगा और इनको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सलीम सचवानी पीटीआई से बैठे हैं स्टूडियो में, उनका ये कहना है कि दफ्तर खारजा में और स्टाफ भी होता है, उन्होंने घुमा दिया, इसमें खान जिसकी जिम्मेदारी होती है संभालना। लेकिन वो इतने टाइम बाद बता रहे हैं दोबारा भी, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इनके बयान भी थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही थी, क्योंकि इन्होंने ही सबको सामने आके बात भी की थी और बाद में वो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सके, क्योंकि जब इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे तो इनके पास ही थे। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है, लेकिन अभी कोर्ट में तो हमारे आपको पता है ये केस चलते रहते हैं, तो इसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो खान साहब थे। अच्छा, ये भी बताइएगा, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी ने कहा है कि खान साहब की जिंदगी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट होगी, ये डायरेक्ट उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि शहद में मुझे भी कुछ मिला के दिया गया, गालबन उनका इशारा जहर की तरफ था। देखिए, अभी ये वो बातें हैं जो प्रूफ तो है नहीं, अभी हर जिसको जो दिल में आता है इल्जाम लगा देता है एक दूसरे को, पर एस्टेब्लिशमेंट के पीछे तो ये लोग पहले से ही पड़े हैं, यानी इनको तो कोई भी प्रॉब्लम होती है एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा देते हैं और कुछ अर्से बाद उनसे ही मुज़ाकरात करने की बात करते हैं। तो अभी आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनके बयान को आप कितना सीरियस लेंगे। अभी कुछ दिन बाद ये बोलेंगे कि हमको एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने हो, हमको एस्टेब्लिशमेंट जवाब नहीं दे रही, और कुछ दिन बाद दोबारा ये बोलेंगे, तो इनका कोई हल नहीं है इन चीजों का। अच्छा, आपको लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ, अभी कुछ दिन पहले खान साहब ने कहा था कि जो IMF के दफ्तर के बाहर लोगों ने एहतजाज किया तो सवाल हुआ उनसे कि फौज मुखालिफ नारे लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसका मुझे इल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल लगे थे, फौज के खिलाफ नारे लगाए थे और इन्होंने कहा था, तभी वहाँ पर मुजाहिरा हुआ, और जब मुजाहिरा होता है तो इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये तो आपके सामने है कि फौज के खिलाफ भी नारेबाजी की थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता IMF के दफ्तर के सामने मुजाहिरा करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, उसका क्या ताल्लुक है इन चीजों से। पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हुए कि नहीं, इससे IMF का कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो उस जगह पे मुजाहिरा करना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात है, हासिल कुछ भी नहीं होगा इनको इन चीजों से। अगर इनको कुछ भी कर रहा है पाकिस्तान में रहकर ही करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में रहकर केस फेस करें और एक बयानिए पे अपने कायम रहे, हर वक्त अपनी बातों को चेंज करते रहेंगे तो लोगों को यानी इनके ऊपर बिलीव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कॉल पे ही रहे ना, सलीम सचवानी ने आपकी गुफ्तगू बड़े गौर फिक्र से सुनी है, मैं PTI का भी मौक़िफ़ ले लूँ, कल कहीं ये शिकवा रह जाए कि हमें जवाब देने नहीं दिया गया। सर,
ये आपने देखा कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज पे झटका लगा कि जब आप IMF के बाहर आपके लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया, नारे अल्लाहबाजी की और कहा कि चोरों को पैसे ना दें। सर इन्होंने एहतजाज में एक चीज की कमी रख दी ना, क्या एक चीज उनको साथ में शामिल करनी चाहिए थी एहतजाज के अंदर के पाकिस्तानी कौम का 150 अरब रुपया काट के बकाया जो आपके बैंकों में पड़ा हुआ है वापस किया जाए पाकिस्तानी कौम को। ये इनको मुतालबा साथ में करना चाहिए था। खरबों डॉलर जो लूट के पड़े हुए पाकिस्तानी कौम के वहां पे, और उनको पता होती कि किन किन जगह से जा रहे हैं, और फेडरल की पाबंदी हम पे लगाई जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे रख के बैठे हुए खुद, और फेडरल की पाबंदी हम पे लगाई जा रही होती है। भाई आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे अपने अपने मुल्कों के अंदर जमा करके रखे और रिटर्न करें गरीब ममालिक को। खाली पाकिस्तानी पता नहीं कितने गरीब ममालिक के बड़े हुए। नहीं तो IMF खुद थोड़ी आपको बुलाता है, हम जाते हैं IMF के पास, हमारी जरूरत है। जब आप भी गए थे, इमरान खान भी गए थे, जब उन्होंने इस हाल पर पहुंचाया तो जब IMF से जान छुड़ाने का टाइम आया तब आपको पता हुकूमत ही चेंज हो गई। आप लोग मतलब आप IMF से जान छुड़वा लेते वरना। बिल्कुल, जब 40% डिस्काउंट रशिया से चला था IMF से जान छूटती हमारी, क्यों नहीं छूटती? 12 अरब डॉलर आपके बचते सालाना आप लेते क्यों IMF से? 6 अरब डॉलर 7 अरब डॉलर एग्रीड करते हैं आडवाणी साहब? पाकिस्तान की इस वक्त 30 अरब डॉलर, पाकिस्तान के 30 अरब डॉलर की पेट्रोल की मसनूआत है, हमने इंपोर्ट हो गई 30 अरब डॉलर की। आ गया पॉइंट, आ गया आपका। ठीक है सलीम साहब, मैं जवाब लेता रहूं। इनकी कुछ और बातें होती है, इनकी बातों को सीधे सीधा छोड़ दें, बेकार है, टाइम वेस्ट है। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर हम वो रशिया वाला दौरा कामयाब होता तो हम जान छुड़वा लेते उस वक्त IMF से, और हम रशिया से। आपको पता है अगर ये कह रहे हैं हम IMF से जान छुड़वा लेते तो ये भी कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इसी वक्त बात कर रहे थे। ये आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट यानी जो उस वक्त बाजवा साहब थे उनको ये एक्सटेंशन भी दे रहे थे। इनको कोई फर्क पता ही नहीं क्या। कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट खराब है, इनकी बातों को आप सीरियस लेना छोड़ दें। आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज की जो गवर्नमेंट है, आज के जो इशू है उस पर बात करें, जैसे अभी चीमा साहब का इशू आया, इस तरह की चीजों पे बात करें तो समझ में आता है। इससे ये डिबेट बेकार हो गई है, PTI के ऊपर मेरी उससे ये खबर नहीं गुजरी। बताएं चीमा साहब के बारे में। देखिए चीमा साहब का अभी ये हुआ कि 2 बच्चों की फीस माफ करवाई है। अच्छा चीमा साहब ने जो की, अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसमें पंजाब के गवर्नर इन्वॉल्व हो गए। गवर्नर पंजाब यानी आधा पाकिस्तान जो पंजाब है उसके गवर्नमेंट इतनी छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इनकी फीस माफ करना। जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रिंसिपल था, जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल था, तो उसने अपना एक लेटर लिख के खुला कह दिया कि भाई मुझे इतने टाइम से प्रेशर किया जा रहा है, फीस माफ कर दो बच्चों की। अब मुझे ये बताएं पाकिस्तान किनके हाथ में हमने दिया हुआ है? आज नून लीग की हुकूमत है, इनका प्राइम मिनिस्टर भी इनका है, इनका चीफ मिनिस्टर भी इनका है। ये बच्चों की फीसों तक माफ करवाने तक चले जाते हैं, उसमें गवर्नर पंजाब इन्वॉल्व हो गया है। तो आप ये सोचें कि जो पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं या पहले लगे थे, मेट्रो हो गया, रोड हो गया, और हमारी जितनी सड़कें बन रही है, हॉस्पिटल जो भी बन रही है, और दुनिया भर का तरक्याती काम हो रहा है, तो सोचिए आपके ये लोग उसमें कितना कमीशन लेते होंगे। आप कॉल पे रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। एक अब देखिए कमीशन लेते होंगे, मुझे तो समझ नहीं पाता। इनको हमने हुकूमत भी रखी है, इनके हाल क्या है नून लीग का, आप देखें। बताएं, आप कॉल पे रहे ना सर। ये इखलाकियात है सर, तो वो सही नहीं कह रहे कि फिर ये किक बैक्स एक इखलाकियात, मतलब बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए भी हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए आहत चीमा साहब का जिनका जिक्र हो रहा है, हाँ, वो कोई लो प्रोफाइल पर्सनालिटी तो है नहीं, ठीक है, और ना वो ऐसे हैं कि उनकी इस्तेताअत ना हो। लेकिन अगर ये फीस का मामला उनका उठाया जा रहा है तो यहाँ ये भी तो देखें कि एक साहिब हैसियत आदमी को प्रॉब्लम है फीस देने में स्टूडेंट की, और वो जाके माफ करा रहा है। आम आदमी का क्या हो रहा होगा, इस तरफ भी तो देखें ना कि ये तो सवालिया निशान है कि जब वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो बाकी बच्चे मेरे मुल्क के कैसे पढ़ेंगे? तालीम के पैसे कौन देगा? नहीं तो खान साहब ने कहा था ना यकजा तालीम करवाएं, वो भी नहीं हो पाया। बात बड़ी अच्छी थी, तो लाते उसको एक पेज में। दरअसल उनकी जब हुकूमत आई है तो मसाइल ये खड़े हो गए कि पहले तो कोरोना तोहफे में मिल गया उनको, कोरोना उनको तोहफे में मिला, और वो बड़े बेदर्दी से कोरोना के वार जारी थे, वो उनको तकलीफ मिल गई। आज मुझे कहा गया है कि थोड़ा सा PTI पे जो बात करें,
तो किसने कहा आपको? मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे नहीं तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कोई पॉजिटिव बात भी बता दें पीटीआई। नहीं, फिर मुझे लग रहा है कुछ ऑफर हो गया होगा शाह साहब। आप देखें, बात सुने, ऑफर वाली बात मैं इसलिए नहीं मानता अच्छा कि अनमोल चीज का मोल लगाना मुश्किल काम होता है, मैं कह चुका हूं। नहीं तो आपको क्या कहा गया कि पीटीआई के फेवर में बात करनी है आपने? नहीं, कुछ तो बताएं, कुछ तो मतलब उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो सर्विसेज है उस पे ही मैं अच्छा तो मैंने कहा क्या अच्छे काम क्या किए पीटीआई ने? चलें आज बताएं आप। हाँ, थोड़ा सा उसके ऊपर हम चले जाते हैं। हाँ एक तो उनको तोहफे में कोरोना मिल गया, ठीक है, और वो कोरोना के अजाब ने जो है वो पूरी दुनिया को लपेट लिया। अब उनको वक्त तो मिल नहीं रहा था काम करने का। दूसरी बात ये हुई कि उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ये शुरू हो गई कि तजाद पैदा हो गया, जो लाए थे एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान एक तजाद पैदा हो गया। वो पैदा क्यों हुआ? एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ऐसे जाओ, वो कह रही नहीं मैं वापस जाऊंगा, इधर जाऊंगा। वो ये था कि वो ये या तो वो अपनी चलाएं या वो उनकी सुने। मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कहना ये था उस वक्त चेयरमैन पीटीआई का कि मैं जो हूँ वो जमहूरी तरीके से आया हूँ, अवाम मेरे साथ है, तो मैं जमहूरी फैसले करूंगा, मैं किसी के दबाव में आके कोई। बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दिया फिर आपने? अब उधर ही आ रहा हूँ कि बाजवा साहब का एक्सटेंशन जो उन्होंने किया, उसको उनकी एक बड़ी गलती जो है वो तमाम रहनुमा मानते हैं पीटीआई के, और इंक्लूडिंग चेयरमैन पीटीआई खुद भी कहता है कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने उनको। एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया था खान साहब जमहूरी मामलात को डिरेल करके सदारती निज़ाम ले आएंगे, मुल्क के हीरो बन जाएंगे। जरदारी साहब इसका जिक्र कर चुके हैं, ये कहीं और जा रहे थे तो मजबूरन हमें इनको ले जाना पड़ा, गिराना पड़ा। ये सियासी बातें हैं साजिद। पीटीआई के चेयरमैन ने ये जरूर कहा था अपने दौरे हुकूमत में कि मैं मुल्क के अंदर एक रियासत मदीना बनाऊं, इस्लामी निज़ाम लाऊं। ये बात से मैं मुनरिफ नहीं हूँ, ये उनके जलसों में भी रिकॉर्ड पे है बातें, और ये उनका एक बेसिक एजेंडा भी था। चले मजहबी टच नहीं ला रहा, मजहबी टच नहीं ला रहा। चले मैं अकॉर्डिंगली लेके चलूँ ना। सलीम सचवानी साहब, आप मुझे 1-2 मिनट में एक जवाब दें ताकि मैं फोन कॉल वाले इकबाल साहब से लेके फिर इनको मैं इजाजत दूं। ये आज शाह साहब तो पीटीआई के राग अलाप रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मोल नहीं होता, मैं कहूँगा सच का मोल जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला देता है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि सच अनमोल होता है। पीआईए की निचकारी हो रही है। सर आप देखिए, एक रोज वैलेट बेचा गया था, अच्छा, और होटल जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हाँ, तो कितना शोर मचाया गया था। अभी भी शोर कर रहे हैं हम, आप बता रहे हैं प्रोग्राम में। हाँ, आप अपने प्रोग्राम को छोड़िए, आप तमाम प्रोग्रामों को देखें ना। हाँ। 90% से ज्यादा चैनल्स ने इसके ऊपर शोर मचाया था। हाँ, आज तो आप 10% में शामिल है ना। अच्छा, 90% नहीं अभी शुरुआत हुई है। और शोर की वजह से वो रोज वैलेट नहीं बिच रहा था, और पीआईए इन्होंने बेचने का पूरा प्लान किया, नुकसान मिला है। पीआईए का ज्यादा प्रॉफिट में चला गया था, पीआईए के लोगों ने उसको नुकसान मिला है, और उसको बेचने की कर रहे हैं। ये पोटे उन्होंने बेच दी सस्ते दामों, अच्छी ऑफर होने के बाद सस्ते दामों बेच दी। क्यों बेची? किससे, कौन सी जमहूरियत थी जिससे पूछी? कौन सा पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस पर डिबेट की? कुछ नहीं, खाली बेच दी। पीआईए बेचती, कौन सी पार्लियामेंट में डिबेट हुई? कोई डिबेट नहीं हुई। इसके अलावा आप देखें, सऊदीया को 5000 एकड़ जमीन बेच दी। तो हमारे किसानों के पास पानी नहीं है, हमारे किसानों के पास अच्छा, वैसे एक मासूमाना सवाल है, आप माइंड मत कीजिएगा, एक मासूमाना सवाल ले ले मेरा। जमीन हमारे गरीब किसानों को मुफ्त में दे देते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान के अजनास में जाती है, जो पाकिस्तान की आवाम के काम में आती है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को अजनास में बेहतरी मिलती, वो वहाँ से जमीन पाकिस्तान का पानी यूज हो करेंगे वीआईपी तरीके से, पाकिस्तानी किसान को मजीद पानी से महरूम। अच्छा, एक किरदार होता है ना, डेमो की तामीर पे काम इन्होंने रोका हुआ, ऊपर से मजीद पानी से महरूम करने का इंतजाम उन्होंने ये कर दिया। आपको पता है एरोजीना में इन्होंने 129 अरब डॉलर का एग्रीमेंट किया था, इसी तरह का कॉर्पोरेट करके अपने मुल्क में लेके जाएंगे ज़राअत को, वो उन्होंने इसको आखिर बंद करवाया उसको। भाई हम लोग तो बहाल हो रहे हैं, आप लोग खुशहाल हो रहे हैं, हम लोग का बड़ा गजब हो रहा है। अब यही आप अमल क्या कुछ ठोकर खाने के बाद, जिस तरह 40 साल के बाद सर इन्होंने कहा कि तेल बहुत महंगा पड़ रहा है, 40 साल के बाद होश आया उनको, फिर 40 साल के बाद उनको होश आएगा कि जमीन का हम लोग को नुकसान दे रही है। सर इस तरह के एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? मुल्क को ढोने के लिए आए, बच्चों की बर्बाद करने के लिए आए, मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, इसके अलावा कुछ। सलीम सचवानी साहब, आप माइंड मत कीजिएगा, तोशा खाना से गाड़ियां भी चुराई जाती हैं, ली जाती हैं कम पैसों में। मेरा सवाल ले ले, फिर एक वजीर आजम आते हैं, वो कफलिंग भी चुराते हैं, घड़ी भी लेते हैं, फिर आज एक साहब लेटर भेजते हैं कि बच्चों की फीस भी कम कर दें।
सर आप इखलाकियात कहाँ गई, मयार कहाँ गया, ओहदे कहाँ गए? ये इखलाकियात तो उनके पास है ही नहीं ना। गवर्नर पंजाब, हाँ, एक ओहदा है सर, पाकिस्तान का गवर्नर पंजाब, सूबे पंजाब सबसे बड़े सूबे का गवर्नर ओहदा हैसियत रखता है। वो हर चीज में जो ऑलरेडी साहिब हैसियत है, ऑलरेडी इसके पास सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, ऑलरेडी इसने लूट का बैरून ममालिक में भी जमा किया हुआ है। इसके बावजूद अपनी बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए उसको देता है और प्रोफेसर रिजाइन करता है। और खाली प्रोफेसर थॉमस ने रिजाइन नहीं किया सर, इसके बाद लफ्ज यूनिवर्सिटी बनाने वाले बाबर आजम साहब ने भी साथ रिजाइन किया है, क्योंकि उनको भी ये बात सही नहीं लगी। इससे वही ग्रांट कॉलेज वाली तारीख दोहराई जा रही है जो मरियम नवाज साहबा ने की थी। उन्होंने भी वहाँ पर जबरदस्ती अपने एडमिशन करवाया था और जो है ना वहाँ के कॉलेज के जो प्रोफेसर थे जो उन्होंने रिजाइन किया था। आपको पता है कॉलेज का प्रोफेसर एक मेन प्लेयर होता है, ठीक है, फाउंडर होता है, ठीक है। और वो फाउंडर को ये जब हटता है तो साथ आते हैं कॉलेज आते हैं असरात। मैं इस पे बढ़ा दूं ना, मैं पहले होना चाहिए। इकबाल अडवाणी साहब, आपने दोनों मौक़िफ़ सुन लिए, अब मुझे ये बताएं तो फिर आखिर होगा क्या, क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, पहले तो मैं उस चीज का जवाब देता रहा हूँ, कोरोना के हवाले से कहा गया, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब कोरोना लगा तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा उस मुल्क ने फायदा उठाया है। कोरोना की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। पहले तो ये बात आप क्लियर कर ले। वजह मैं बताऊं, पाकिस्तान में इतना लॉकडाउन नहीं लगा जितना इंडिया, चाइना और बांग्लादेश वगैरह उन मुल्कों में लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई। उन्होंने उनकी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, हमारी खुली हुई थी और हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज्यादा मिले, ये रिकॉर्ड पे है। और पाकिस्तान ने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया। पहला तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ। दूसरा बेनिफिट ये हो कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर थे तो 0% के अंदर 0% इंटरेस्ट रेट में उनको काफी लोन मिली, जो उन्होंने पाकिस्तान में डाइवर्ट कर दिया पैसा उस वक्त। तो पाकिस्तान काफी फायदे में रहा। कोरोना की वजह से किसी पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं हुई है। खान साहब की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये था कि इनको 4 साल मिले, मेरे पास कोई ऐसा फिगर नहीं है या कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि कुछ काम हुआ हो, लेकिन कोरोना में भी उनको ज्यादा फायदा। एक अहम सवाल, चूंकि एक यहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बड़े किसी करीबी दोस्त ने कहा है कि कुछ तो काम पीटीआई ने किया होगा दौरे हुकूमत में। आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर, कोई अच्छा काम पीटीआई का या बिल्कुल भी बेकार इनकी रही सर्विसेज? देखिए, पीटीआई ने 4 साल की हुकूमत की, आप मुझे 2-3 काम इनके गिना दें तो फिर हम बात कर सकते हैं। पंजाब आपके सामने था, पंजाब की जो बाद में वाकयात हुए, मैं ये नहीं कह रहा आज की गवर्नमेंट नून लीग की अच्छी, वो भी ऐसा ही है, सब नजर आ रहा है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा नून लीग की, रियासत मदीना को भी 4 साल मिले, उन्होंने मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम किया हो। बाद में आके खुद एक बार स्टेटमेंट दे रहे कि मुझे काम करने नहीं दिया गया। तो जब इनको काम करने नहीं दिया गया जिस वक्त, उसी वक्त ये हट जाते हैं, तो उस वक्त हट जाना था। तो बाद में जब ये खुद ही कह रहे हैं कि मुझे कुछ काम करने ही नहीं दिया गया, तो फिर ये तो एक्सेप्ट खुद किया इन्होंने कि मैंने काम नहीं किया कुछ, और मुझे मेरी मालूमात या मेरी नजर से ऐसा कोई काम नहीं गुजरा जिसके बारे में बयान किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई है तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा काम किया था। कोरोना के हवाले से तो मैंने आपको डिटेल दे दी, शाह साहब के पास है, शाह साहब कह रहे मेरे पास है जी, क्या क्या काम किया था? उन्होंने कहा मैं रिटेलिएट करूंगा और उन्होंने 27 फरवरी को अभिनंदन को गिरा दिया। इमरान खान ने गिरवाया, उनका दौरे हुकूमत था, इकामत उनके थे सर। अभिनंदन को की थी इंडिया को, उन्होंने गलत कह रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने सुना अडवाणी साहब कहा कि अभिनंदन को इमरान खान के कहने पे गिराया जहाज से? नहीं, ये देखिए, इंडिया की पॉलिसी मैं आपको क्लियर बता दूं, इंडिया की पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसी, ये कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कभी कर नहीं सकती। आप इसको भूल जाए, ये रियलिटी है। एटम बम का धमाका जो नून लीग अपने ऊपर ले रही है ना, ये इनका क्रेडिट है, क्रेडिट उनका ही है। ये चीजें इंडिया हो गया या इसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी चीजें, ये किसी भी यानी सिविलियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इतनी हैसियत की निजकारी होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका के हवाले से पॉलिसी ले लें, सऊदी अरब के हवाले से ले लें, या फिर इंडिया के हवाले से पीआईए की निजकारी होनी चाहिए। इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये रियलिटीज को आप मान लें। हाँ, बोले जी। पीआईए की निजकारी हुकूमत कर रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप निजकारी रोज के पीआई रोज का खसारा कर रही है। आपने आज करना है, बल्कि आज से 10 साल पहले कर देना चाहिए। अगर आज भी नहीं करोगे तो 5 साल बाद करोगे। करना तो है आपको, लेकिन 5 साल में और नुकसान हो जाएगा जब आपसे चल ही नहीं रहा। आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि बच्चों की फीस माफ करवाने निकल जाते हैं, ये क्या इदारे चलाएंगे आप मुझे बताओ।
इनका क्या इनका स्टैंडर्ड है इस तरह का कि ये कुछ कर पाएंगे? बच्चों की फीसें माफ करवाने के लिए गवर्नर पंजाब इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मतलब आप बताएं कि ये जो करोड़ों को डीलिंग जो हो रही है या होंगी, ये इनके बस की बात है? ये कर पाएंगे? ये बस अपना पैसा बना के और कुछ अरसे बाद ये चले जाते हैं मुल्क से बाहर। यही है ना पाकिस्तान में। तो पीआई प्राइवेट हो जाए ज्यादा बेहतर है। जितने इदारे, देखिए सिंपल सी बात है, जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं उनको प्राइवेट हो जाना चाहिए। ये सियासी पार्टियां उसको प्राइवेट क्यों नहीं न करने देती कि उन्होंने अपने लोग उसमें भर्ती करवाए हैं। जहाँ एक बंदे की जरूरत है वहाँ 5-5 लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे कोई इदारा चलेगा? पता है प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी। तो इसलिए ये लोग करने नहीं देते। मतलब सब आप सिंपल सी बात है, जो इदारा आपका लॉस कर रहा है और आप इतनी बार कोशिश कर चुके हो उसको प्रॉफिट में ला ही नहीं पा रहे, तो उसको प्राइवेट कर देना चाहिए। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है मेरा। एक सोशल मीडिया पे एक बहस है कि बानी पीटीआई ने माफी मांग ली एस्टेब्लिशमेंट से। देखिए माफी का तो नहीं कह सकते कि वहां पर, मुझे नहीं पता माफी का कोई ऐसी बात, लेकिन वो चाहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात हो। बानी पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां भी देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते भी हैं और बिहाइंड द कर्टन उनसे मुज़ाकरात की भी बात करते हैं। ये दो चीजें एक साथ कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ तक माहौल एक वो पहुंचा। ये वन साइड भी हो जाए हाँ कि भाई मुझे मुज़ाकरात करने हैं, मुझे सुलह करनी है, तभी तक हो गई होती। ये किसी एक टीम को सुलह की तरफ भेजते हैं और दूसरी टीम को तसादुम की तरफ भेजते हैं। अभी आपने IMF का जो हवाले से जो हुआ जो वहां पर, उसमें भी इनकी NOC से हुआ था, फिर एक लेटर लिखा था और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ तक माहौल, यहाँ तक ये पहुंचे हैं। खान साहब अपनी डबल पॉलिसी की वजह से पहुंचे हैं, ज्यादातर एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से। अगर पीटीआई के अंदर भी मुझे लगता है कि काफी ग्रुप बन गए हैं। आपको आगे जाके पता चलेगा कि पीटीआई मतलब कितने ग्रुप नजर आएंगे। पीटीआई ने मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया है। कराची में भी 21 अप्रैल को जलसा है, तो ये जलसे कामयाब होंगे या कि जलसे ये पकड़ धकड़ की नजर होंगे? नहीं कामयाब होंगे, इन हालात में जलसे कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोस किसकी बात पे? बहुत गलत। अच्छा चले मैं आता हूँ ना, मैं आपको मौका दूंगा। चले, अब क्या अफसोस हुआ आपको अडवाणी साहब की बात पे? अफसोस है कि यार आप मुझे एक बात बताएं, एक आदमी पाबंद सलासल है जेल में, वो आज भी ये कह रहा है अली गौर को कि मुझे 3 लोगों से मेरी जान को खतरा है। वो आज भी 3 लोगों के नाम आज ही की डेट में वो बता रहा है, अली गौर को, जो इस वक्त के मौजूदा चेयरमैन। ठीक है यार बात क्यों नहीं सुनी जा रही भाई? किससे खतरा है पूछा जाए ना अली गौर से, और उसकी सेफ्टी की जाए, सिक्योरिटी मुहैया की जाए। पटियाला जेल को थ्रेड है, किसको नहीं पता? कुछ तो कम से कम यार कहीं देखें। साइफर की आप बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं IMF के लेटर के ऊपर कि जी वो चेयरमैन पीटीआई ने जो खत लिख दिया IMF। तो आपकी तरफ से जवाब क्या गया है? उन्होंने पूछा जी खत किसका है? कहने जी इमरान खान। कौन है जी? पीटीआई के चेयरमैन साबिक वजीर आजम। इतनी बड़ी बात है, साबिक वजीर आजम। अच्छा तो आप कहाँ हैं? चोरी के केस में जेल में। यार आप अपने ही मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हो। साबिक वजीर आजम है वो, आप बताओ तो कि साबिक वजीर आजम है जी, मामला है कुछ केसेस चल रहे हैं उसके अंदर बंद, चोरी के केस में। ये कौन सा जवाब है? ये क्या बात हुई? यानी कि वो खत भी पढ़ने वाला परेशान है कि चोर खत लिख रहा है मुझे। यार आप लोग अपने मुल्क की खुद तजलील कर रहे हो, खुद तहजीब उड़वा रहे हो पूरी दुनिया में। किसी के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। बुशरा बीबी के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाए। उनको वहां ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पर्दा का खास इंतजाम नहीं है बकौल उनके। फिर उनको शहद में क्या डाल के दे दिया? तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए, जैसी करनी वैसी भरनी। यार मतलब तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय ये कहा जाए जैसी करनी वैसी भरनी। मैं मुत्तफ़िक़ तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर इंसाफ के तकाजे सबके साथ एक जैसे होने चाहिए। हाँ तो होने चाहिए, इसमें कौन सा? सबको शहद में देर डाल दिया जाए। नहीं वो तहकीक होनी चाहिए, उसकी एक दौर में तहकीक करें। एक दौर में शकील निज़ाम मेमन ने जो है कह दिया ये शहद की बोतल थी। हाँ ये शहद की बोतल थी, शहद की बोतल थी ना भाई, आज भी मशहूर शहद की बोतल थी। तो उधर का भी शहद मान लो ना यार। नहीं आप दफ्तर IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हैं और कहते हैं ये चोरों की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको IMF फंड ना दे, ये चोर हैं, चक्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट को मुगालजात बकना। देखें ये सियासत है। यहाँ तक तो मैं पार्टी पॉलिसी मानता हूँ। अच्छा उसके बाद आपने और सबने बात की कि जी फौज के खिलाफ नारे लगे। चेयरमैन PTI को
फौज के खिलाफ नारों के हवाले से मना किए हुए अपने तमाम मुकामी रहनुमा और कारकुनों को, ऐसा मुमकिन है काफी टाइम हो गया कि बानी कहे और वो लोग ना माने? वही उस तरफ ही आ रहा हूँ कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बानी पीटीआई ने काफी अरसा कबल जेल से पैगाम अडवाणी ने कहा ये गुड कॉप और बैड कॉप की कहानी है, उधर से बोलते हैं फटा करो और इधर बोलते हैं नहीं बैठ के बात करते हैं। अपने एंगल से सोच रहे हैं, मैं अपने एंगल से आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। कि पीटीआई के अंदर इस वक्त गुल्लू भट्ट घुसे हुए हैं। अच्छा, वो गुल्लू भट्ट ओवरसीज भी हैं, वो गुल्लू भट्ट पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अगर ये जलसा करेंगे तब भी मैं आपको बता रहा हूँ शरपसंदी होगी, अगर ये एहतजाज करेंगे उसमें भी शरपसंदी होगी। सोशल मीडिया पे भी इस वक्त पीटीआई के लोग जो हैं वो काफी हद तक दूर हो चुके हैं और शरपसंद जो है अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब बानी पीटीआई ठीक कह रहे हैं कि 9 मई की आड़ में मेरी पार्टी को खत्म किया जा रहा है। 9 मई के वाक़े को देखें, डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी उस पर कह रहे हैं सजा दो, पकड़ो, और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ तो पकड़ो। वो कह रहे हैं मुझे रखो, मेरे लोगों को छोड़ो। तो 9 मई की आड़ में यस, वही बात कर रहा हूँ कि आड़ में शरपसंद जो है वो घुस गए और शरपसंद अभी भी अफवाज है पाकिस्तान के खिलाफ। और 9 मई का वाकया, इसका मतलब ये है कि सैयद सज्जाद अली शाह कह रहे हैं कि पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। नहीं, मैंने ये जुमला नहीं किया और ना मैं कहूंगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पे जो सबूत मौजूद हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं, उससे कोई पीछे नहीं हट रहा। पीटीआई खुद पीछे नहीं हट रही। मैं कैसे पीटीआई के लोग थे उसमें? पीटीआई जब कह रही है कि हाँ जी कुछ गलतियां हुई हैं, क्या पीटीआई के लोगों ने डंडे मारे जवानों को, गाड़ियों पे पथराव किया? आपने कॉलिंग जो दी, ये पीटीआई के लोगों ने किया? नहीं, शाह साहब मुझे हाँ ना में जवाब दे। कारकुनान को किया, बिल्कुल किया, लेकिन अहकामात बानी पीटीआई कहते हैं मेरे नहीं थे, मैं तो जेल में था, मैं तो बंद पड़ा हुआ था, मुझे क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसका रिएक्शन हुआ। शोहदा के मुजस्समे पीटीआई के लोगों ने तोड़े, शोहदा के मुजस्समे पीटीआई के लोगों ने तोड़े। बिल्कुल, वो कैंट एरियाज में कोर कमांडर हाउस में पीटीआई के लोग घुसे, वो बेहरमती हुई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई। अब आता हूं मैं सलीम साहब के पास। सलीम सचवानी साहब, बंदा मुकर गया सर, ये वो बातें हैं जिनके जवाब कई दफा दे चुका। नहीं, वो बंदा कह रहा था इससे पहले कि पीटीआई, इरफानी साहब इससे पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुके हैं कि पीटीआई ने क्या काम किया, और कई प्रोग्राम में उनको जवाब देके हम गिनवा चुके हैं कि पीटीआई ने क्या काम किया। तो हम बार-बार रिपीट करते हुए अजीब लगता है। नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूं, रिपीट करूंगा। इरफानी साहब अगर लाइन पे है तो नहीं, अभी लाइन पे नहीं है। मैं चाह रहा हूँ वो प्रोग्राम जरूर पूरा देखेंगे, आप भले रिपीट करें, लेकिन प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था शाह साहब ने कहा था कि पीटीआई की सर्विसेज बतानी है। उस सर्विसेज में उन्होंने 9 मई के वाकयात में डायरेक्टली पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट होने का एतराफ कर लिया है। अगर हम सिर्फ पीटीआई के वाकयात को गौर करते हैं तो पीटीआई के ऊपर खाली 9 मई नहीं हुआ, पीटीआई के ऊपर 25 मई की करवाने की कोशिश की गई थी, पहले वो हुआ। उसके ऊपर पीटीआई ने पिटीशन भी डाली हुई थी, अभी तक उस पिटीशन को नहीं देखा गया, और खान साहब ने मुतालबा भी किया उस पिटीशन को कार्रवाई स्टार्ट की जाए। और 9 मई के ऊपर भी खान साहब कह चुके हैं कई दफा कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप देखें, हम मुसलमान हैं, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को हम मानते हैं, तो दीन इस्लाम में पत्थर के मुजस्मे बनाने की कोई इजाजत नहीं है। और अगर शोधा के पत्थर के मुजस्मे बनाए गए थे तो नहीं बनाने चाहिए थे, इनको तस्वीर लगाते हैं, कोई भी चीज करते, मगर शोधा के पत्थर के मुजस्मे नहीं है। शोधा हमारा जेवर है, शोधा हमारा खून, और शोधा ने जो जाने दी थी औरतों, माओ, बहनों और बेटियों की जानों की हिफाजत के लिए दी थी। और 9 मई को क्या वाकया हुए, 25 अफराद को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया, जान से मार दिया गया, 100 अफराद को गोलियां मार दी गई, और क्या तहकीकात हुई उनके ऊपर। इसके बाद माओ, बहनों और बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटा गया रोडों के ऊपर, क्या तहकीकात हुई इसके ऊपर, और खवातीन को टांगों से पकड़ के, हाथों से पकड़ के मोबाइलों में फेंका गया, क्या तहकीकात हुई इसके ऊपर। लोगों के घरों में घुस के तोड़फोड़ की गई और लूट मार करके सामान ले गए, सारा क्या तहकीकात हुई इसके ऊपर। 9 मई का सबसे बड़ा फना लाकानूनियत थे, मलूकियत थे, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी थे, उन्होंने ये वाकया कराया। मॉडल टाउन के वाकये से भी ये मुकर गए थे, 9 मई के वाकये में भी यही जिम्मेदार है। यही जिम्मेदार जो मॉडल टाउन के वाकये के जिम्मेदार थे, वही 9 मई के वाकये के जिम्मेदार है। सबसे पहले इनको पकड़ा जाना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंटरनेशनल कमेटियों से जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई का वाकया ऐसा नहीं है, और 25 मई का वाकया ऐसा नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जाए। मॉडल टाउन का वाकया ऐसा नहीं
नहीं है, कौमों की तारीखों में इस तरह के वाक़या नहीं होने चाहिए जिसमें माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जाए। ये अब कभी बर्दाश्त नहीं था। आज देख लें यही नतीजा है। आज जब हमारे मुल्क में जब माओ बहनें बेटियां महफूज नहीं है तब जाके इसराइल के अंदर में ये वारदातें हो रही हैं और हमारे वहाँ फलस्तीनी खवातीन को जो है ना रेप करके जान से मारा जा रहा है। ये अमरीकी काउंसिल के अंदर में जो है उन्होंने एतराफ़ किया ईसाई जनरल ने कि हाँ ये वाक़यात हुए हैं और हमने करवाए। मजे की बात देखो, डिटाई देखेंगे हमने करवाए तो हम कितने बेगैरत होंगे कि क्या वो हमारी माँ बहनें बेटियां नहीं है? क्या वो 9 मई को मरने वाली जिनके साथ जुल्म हुआ क्या वो हमारी माँ बेटे नहीं थे? जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनको मारा गया, जिनको घसीटा गया, हमारी माँ बहने पे क्या किया कार्रवाई के खिलाफ? एक कार्रवाई तक नहीं की गई इनके खिलाफ और अगवा बड़ा बयान शुरू हो गए। ये सब तमाशे जो है मुल्क से खत्म होने चाहिए। मुल्क को आगे तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के कभी इनका प्रोग्राम नहीं रहा। मुल्क को कौम को जाके रखा जाता है, मुल्क को कौम को परेशान रखा जाता है और पीछे से हमारी मादियात गायब की जाती है। मैं कई दफा कह चुका हूँ और हर वक्त मैं कहता ही रहूंगा कि हमारी मादियात की अकाउंटेबिलिटी वेबसाइट पे शाया की जाए कि कौन क्या और किधर लेके जा रहा है। पीआईए की निष्कारी होनी चाहिए। अडवाणी साहब ने कहा कि जब लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है? बात यह है ना, जब चोरों टिकट को बैठाएंगे, दूध की रखवाली पे बिले को बैठाएंगे तो लॉस तो होगा। पीटीआई के दौर में क्यों नहीं हो रहा था लॉस? पीटीआई के दौर में कैसे प्रॉफिट मिलती? पाकिस्तान बहुत सारी पीटीआई के दौर में प्रॉफिट मिलती और रेलवे अपने नुकसान से निकलने वाला था। क्यों 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे पहुंच चुकी थी? क्यों टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्रियों को सस्ती बिजली दी जा रही थी और उन्होंने आते इंडस्ट्रियों के ऊपर महंगी बिजली के बम गिरा दी, हमारी एक्सपोर्ट कम कर दी? क्योंकि मुल्क की खुशहाली तो ये चाहते नहीं है। मुल्क को भिखारी बनने थे। 1 साल के अंदर 18 अरब डॉलर गायब हो गए आपके। इसके अलावा फॉरेन से आए हुए 30 अरब डॉलर गायब हो गई। कई दफा कह चुके हैं। बात आगे बढ़े। आप जो कर रहे हैं, आज ये ऐलान किया, मैंने आपको थोड़ी कैसे चलेगा? बताया कि हम महंगे तेल से निकलेंगे। भाई महंगे तेल में तुमने तो कौन को डुबाया? 30 अरब डॉलर का जो इम्पोर्ट हो रही है तेल की, तुम लोगों की वजह से ही तो हो रही है। और आज तुम कह रहे हो कि महंगे तेल से हम कौन को निकालेंगे। तुम कभी कौन के थे ना होगे। तुम सिर्फ लुटेरे हो और अपनी जगहों को गर्म करने के लिए बाहर के बैंकों में पैसे जमा कर रहे हो और वो लाने वाले भी मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। ये तो नहीं करता। लास्ट मेरी स्टोरी है शाह साहब, हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा करेगी और अब ये 6 माह गोइयाँ हैं कि इस हुकूमत को जो लाए हैं या जो सहूलतकार हैं वो चलवा के ही रहेंगे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और अभी भी कहूँगा कि जमहूरी निज़ाम का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। और या इस हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक कदम आएगा? देखें, अभी इमरान खान ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है जेल से एक अहकामात में। उन्होंने अली गौहर को ये कहा है कि उमर अयूब को अपोजिशन लीडर मुतय्यन किया जाए असेंबली में। तो देखें, पहिया चलना शुरू होता नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, जब अपोजिशन लीडर जो है मुंतखब किया जा रहा है बानी और चेयरमैन की जानिब से, तो इसका मतलब है ही इज इंटरेस्टेड। अच्छा, वो इंटरेस्टेड है कि हुकूमत चले, काम चले। देखें, नो कॉन्फिडेंस लाना बिल्कुल कानूनी और जमहूरी हक है, आ सकता है अगर लाना चाहें और इतना रास्ता खुल जाए तो ले आए, कोई मसला नहीं। लेकिन आज जो आपका एक देखें इतना बड़ा आपका प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ आपकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी है और लोग देखते हैं। वीनस को जो है वो बाकायदा तौर पे पब्लिक ने सराहना शुरू किया और पब्लिक जो है हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रही होती वीनस के प्रोग्राम की वजह से। वहां पे ये गुफ्तगू ना करना, जो चीनी बाशिंदे जो है वो केपीके में जो हादसा हुआ है तो वो तशनगी रह जाएगी सारी। सही। तो मैं अफसोस करता हूँ इस बात पे कि केपीके में पहले तो ये मजहमत और उसके बाद हुकूमत किसकी, उसकी सर्विस। हाँ। ये बनता है कि अब शैतान लोग जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे नई एक्टिविटी शुरू कर देंगे कि चीन का मंसूबा था सीपैक, वो तो पहले ही इमरान खान ने बंद करवाया था, पीटीआई ने बंद करवाया था। अब तो इन लोगों ने जो उठा के वो 6 बंदे भी चाइनीज जो मरवा दिए, क्योंकि तालिबान भी डिनाई कर रहे हैं। डिनाई आ गया कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि जी हमने नहीं करा, हाथ उठा लिया उन्होंने। ये कौन सा गेम है? तो यार हम तो मजम्मत कर रहे हैं, हम तो अफसोस कर रहे हैं, हम तो दुख कर रहे हैं। आप क्या पूरी हुकूमत ने, सदर मुमलिकत ने, वजीर आज़म ने, सबने मजम्मत की। तो अब मजम्मत तो जो वाली अमीन गंडापुरी भी करेंगे, उन्हें भी करनी चाहिए और तहकीकात करवानी चाहिए इस मामले की। वाली अमीन गंडापुर जिम्मेदार नहीं है भाई? बिल्कुल उनका फर्ज बनता है वो जिम्मेदारी कराएं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ, अब वो बताएं ना कि ये दहशतगर्द है, हमने पकड़ लिया। अब पकड़ना चाहिए और अब उस तरफ आना चाहिए और ये बिल्कुल आपका सूबा है सर। सचवानी साहब क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत है केपी में। सर ये आप देखें कि पीटीआई ने सरहदों पे बाढ़ लगाई थी, ठीक है, ताकि वहां से कोई भी दहशतगर्द यहाँ पे इंटर ना हो सके।
इस बाढ़ को सबका शहबाज शरीफ दौर में तोड़ा जा रहा था और ये खेत के तमाशे देख रहे थे। उसको क्यों उनके ऊपर फायर नहीं किया गया जो बाढ़ को तोड़ रहे थे? उस वक्त अगर ये फायर किया तो आज अफगानिस्तान में घुस के अफगानिस्तान को हमला करने के लिए तैयार है, मगर उस वक्त जब वो दहशतगर्दों के रास्ता खोला जा रहा था, वो बाहर हटाई जा रही थी, उस वक्त उन्होंने बाढ़ नहीं तोड़ी, उस वक्त बाढ़ तोड़ने वालों को उन्होंने नहीं रोका। इसका मतलब ये खुद चाहते हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी अफरा तफरी है और चीनी बाशिंदे जो जिनके ऊपर दहशतगर्दी हुई वो हमारे आस्तीन के सांपों का कमाल है ये, और हमारे आस्तीन के सांपों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये इस तरह काम नहीं चलेगा। हमारी जो बॉर्डर जो बंद की गई थी उसको दोबारा बंद किया जाए और जो तोड़ी के जब तोड़ा जाता है बॉर्डर को उसको कार्रवाई की जाए। तोड़ने के वाले हाथों को आईनी हाथों से रोका जाए। खाली जबानी नहीं, जबानी जमा कर दिया बेफजूल की जगहों में उलझा के बेफजूल के मकासद में उलझा के कौम को गुमराह नहीं किया जाए। अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए ये तैयार है, ठीक है, मगर अफगानिस्तान के बॉर्डर जो तोड़ रहे हैं जिसको हमने सील किया था उसको तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए तैयार नहीं, तोड़ने वालों को मारने के लिए तैयार नहीं, तो हम उसको क्या रोक लेंगे इसका? कि उनको इस तरह की हरकतें करने वाले आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से अली अमीन गंडापुर को कहें कि ये दहशतगर्द पकड़ के दो, हमारे सूबे में दहशतगर्दी हुई है, हमारे घर में दहशतगर्दी। बॉर्डर जिसके अंडर में आती है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दहशतगर्दों को पकड़े। जिसके अंडर में बॉर्डर से आती है जहां से ये दहशतगर्द आ रहे हैं, और अली अमीन गंडापुरी को चाहिए कि वो मुतालबा करें वफाक से कि ये बॉर्डर के मौजूद 1 लाख फौजा हमारे कंट्रोल में दीजिए, हम बॉर्डर को संभालेंगे। ये मैं कहता हूं अली अमीन गंडापुरी से को मुतालबा करे वफाक से, अगर आप बॉर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें दे 1 लाख की फौज, हम 1 लाख 1.5 लाख जितनी भी फौज की जरूरत है उससे पूरे बॉर्डर को सील करके दिखाएंगे। कानूनी सवाल कर रहा हूँ, 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है और वो सरजमीन वो सूबे के अंदर है, वो सरजमीन सूबे को दे दे बॉर्डर, साथ में फौज पाकिस्तान दे दे सूबे को, कर देगी बॉर्डर पर कंट्रोल। वो कैसे नहीं करेगी? अली अमीन गंडापुरी को 1.5 लाख की फौज उसका कंट्रोल में थे, वो बॉर्डर पर सील करके भी दिखा देगा कि कैसे आता है दहशतगर्द। वहां से हम भी देखते हैं। फिर आप कहें अली अमीन गंडापुरी मैं तो अपील कर चुका, आपकी तीसरा अपील तो चले ठीक है। अली अमीन गंडापुरी को मुतालबा करे वफाक से क्या दे हमारे अंडर के अंदर 1.5 लाख की फौज, हम बॉर्डर को कंट्रोल करेंगे। देखते हैं वहां से मंशियात कैसे आती है, देखते हैं वहां से असला कैसे आता है, देखते हैं वहां से दहशतगर्द कैसे आता है। देखें जी, आज तक कबायली इलाका जात कंट्रोल में नहीं आ सके। आज तक 18वीं तरमीम के बाद सीएम को इतना खुद मुख्तार करने के लिए कोई बिल कोई कानून लाया जाएगा? यही पिछले 10 साल और अब ये नया टेन्योर सारा केपीके इनके पास है ना। अभी ये बात वो बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर बाद में जहां से असला भी आ रहा है, जहां से दहशतगर्द भी आ रहा है, जहां से मंशियात भी आ रही है, सब वहां से बॉर्डर नहीं है। मैं यहाँ इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बॉर्डर की बात बाद में करें, पहले अंदरूनी जो मामला हैं जिसमें हमारे कबायली आजाद इलाका जाते हैं जहाँ आए दिन नुकसान हो रहा है। वजीरिस्तान देखे ना कितना नुकसान। नहीं बॉर्डर को आना चाहिए कंप्लीट। 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम बॉर्डर भी सूबे को दे दे, कर दिया है, सूबे को दे दे, ये बॉर्डर दे दे सीएम को। डिप्लॉयमेंट जो है ना, डिप्लॉयमेंट जब जा रही होती है और बॉर्डर सिक्योरिटी के जो मामला होते हैं, और जब भी जो मीटिंग होती है जिसको हम एपेक्स की मीटिंग कहलाते हैं, एपेक्स कमेटी की, नहीं उसमें वजीर आला मौजूद होते हैं। देखें हर सूबे का वजीर आला क्या वजीर आला के पास मौजूद होता है? क्या वजीर आला के पास ये इख्तियार है कि वो अपने सूबे की जो उसके सूबे में कैंट एरियाज हैं, जो उसके सूबे में जितने भी एयर बेसिस हैं, जितनी भी वहाँ पे नफरी है, वो उसके इशारे पे चले? जनाब आला, मैं क्या यही बता रहा हूं, समझ नहीं पा रहे कि जब भी सिक्योरिटी के हवाले से कोई मीटिंग होती है जो एपेक्स से हमारे पास सिंध में भी होती है, एपेक्स कमेटी की मीटिंग, उसकी सरबराही सीएम ही कर रहा होता है। इख्तियारात उन्हीं के पास है। हाँ, तो उनको ही रिपोर्ट बना के दी जाती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी इदारे अपनी फाइनल रिपोर्ट बना के देते ही वजीर आला को। वो देखे ना, अभी आप बिजनेस चैनल को चला रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, आपने मीटिंग में इनको बुला लिया, इनको बुला ना, फैसला आपने करना है। यही मेरा सवाल था, मीटिंग में बुलाना। एक मिनट, बॉर्डर को जब तोड़ा जा रहा था तो कौन ख्वाब खरगोश ले रहा था? भाई आईजी बॉर्डर को कौन खबर? आईजी का पुलिस नहीं जाती बॉर्डर के ऊपर सर, पुलिस नहीं जाती, किसने वहां से फोर्सेस बढ़ रहा है बॉर्डर तोड़ने वालों को तोड़ने दो। इस तरह नहीं होता सर, मुल्क इस तरह नहीं चलते। अगर ईरान से भी कोई इंटरफेरेंस है तो ईरान की बॉर्डर भी सील की जाए, मगर ये नहीं की ना कहा जाए। अपने जानने वालों को, अपने पहचानने वालों को वहाँ पे तैनात करा देते हैं ताकि उसमें पेट्रोल, उसमें दीगर अशिया से जो फवाइद मिलते हैं वो उससे मुस्तफिद हो। ये ड्रामे खत्म होने चाहिए सर। चलें जी, इससे मुल्क नहीं चलते आगे। टाइम आप इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।